तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, कुछ लड़के पापा की परी होती है और वहीं कुछ लड़के पापा के लाडले होते हैं। तो वो सब लड़के अक्सर क्या करते हैं कि पहले ही अपनी बाइक ऐसी जीत करके खरीदवा लेते हैं कि जिनमें उनको काफी ज्यादा तेज रफ्तार मिले। तो तेज रफ्तार से मेरा मतलब ये है कि जिनमें उनको काफी ज्यादा अच्छी पिकअप मिले। फिर बाद में होता ये है कि उन लोगों को पता चलता है कि ये सब जो बाइक से उन लोगों के लिए बनी ही नहीं, ये सब जो बाइक से बार बार उनसे आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो बने रही इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसी कुछ बाइक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बिगिनर राइडर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। और वहीं अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस की तरह 7 बाइक्स के बारे में बताऊंगा। अगर BS6 में और दूसरी बाइक्स भी लॉन्च हो जाती है तो यहाँ पे हम लोग और ज्यादा बाइक्स के बारे में बात करते हैं। सो एनीवेज यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर पे जो बाइक्स है उनसे। तो यहाँ पे 7 नंबर पे एक बाइक की सीरीज है और इस सीरीज का तो नाम आना बिल्कुल जरूरी है अगर हम लोग पावरफुल और एग्रेसिव बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे मेरे को पकड़ लिया होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं KTM RC सीरीज के बारे में। तो अगर आप लोग बिगिनर राइडर है तो KTM RC 200 एक पल के लिए आप लोग ले भी सकते हैं, लेकिन KTM RC 390 जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कोई भी बिगिनर राइडर के लिए, क्योंकि जितनी भी RC सीरीज की बाइक्स आती है RC 125 को छोड़ के बाद बाकी सभी में आपको काफी ज्यादा इंस्टेंट पिकअप मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों की बाइक में हाथ नहीं बैठी है तो आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो RC 390 के साथ ये जो केस ये कुछ ज्यादा है। RC 200 के साथ भी हल्का फुल्का ये केस है, क्योंकि वो भी बाइक में इंस्टेंट पिकअप आपको काफी ज्यादा मिलती है। अब ऐसा क्यों है KTM RC सीरीज बाइक्स के साथ? आप लोगों में से बहुत कोई इसके पीछे का रीजन जानते होंगे, वो है इनका कर्व वेट। क्योंकि RC 390 की जो कर्व वेट है वो बाद बाकी जो 200cc बाइक्स मार्केट में आती है लगभग उतनी जाती है, लेकिन इसमें जो आपको पावर काफी ज्यादा मिलती है 43 bhp की, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो जो है इस बाइक का काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है और इसी की वजह से ये जो बाइक है इतनी ज्यादा तेज भागती है। और वहीं RC 200 का भी वही सेम केस है जैसे कि बाद बाकी मार्केट में जो 160cc बाइक्स आती है उनमें से कुछ जो बाइक्स है उनका जो कर्व वेट है लगभग 150 kg या फिर उससे प्लस चल जाता है। लेकिन RC 390 जो है इसका जो कर्व वेट है एक 160cc बाइक है, यानी 150 kg की आसपास है। एग्जैक्ट में बोलूँ तो 154 kg है। और वहीं आप लोग जैसे जानते हैं कि पावर इसमें भी आपको लगभग 25 bhp की मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका भी पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा निकलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग बिगिनर राइडर हो तो स्पेशली RC 390 को तो आप लोगों को बिल्कुल चूज़ नहीं करना चाहिए। और वहीं अगर आपकी पहले से बाइक्स में अच्छी खासी हाथ बैठी हुई है तब आप RC 200 के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी RC 390 के साथ जाने के लिए आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर बाइक है। एक्चुअली में ये जो बाइक है इसका कर्व वेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये भी बाइक का पिकअप काफी ज्यादा है और इसी की वजह से ये भी बाइक को मैं कोई बिगिनर राइडर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। वैसे ये जो बाइक है आती है बजाज की तरफ से, और वहीं ये जो बाइक है स्पोर्ट्स टूरर बाइक, इसका नाम है बजाज डोमिनर 400। तो बजाज डोमिनर 400 में भले आप लोग बोलो कि इसका जो कर्व वेट ज्यादा है तो इसमें उतना ज्यादा पिकअप नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी जो बाइक है ये 400cc की बाइक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे 400cc आप लोग पकड़ के मत बैठ जाइएगा। एग्जैक्ट जो है वो 373cc का इंजन इसमें मिलता है। फिर भी आपको जो पावर हो इसमें काफी अच्छी मिल जाती है। 40 bhp की पावर मिलती है और 40 bhp की पावर कम नहीं होती है। तो जिन लोगों ने अच्छी खासी 160cc की बाइक या फिर 200cc की बाइक चला रखी है उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस बाइक में। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी डैड की पैशन प्रो चला के रखी या फिर अपने लोगों ने होंडा साइन चला के रखी और डायरेक्टली अगर आप लोग डोमिनर 400 को ले लेते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो बाइक है जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस इसमें आपको अच्छी मिलती है। साथ ही में इस बाइक का कर्व वेट हल्का ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आपको इसमें कंट्रोल नहीं बैठती है ठीक से तो इसकी भारी भरकम वेट को आपको संभालने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी की वजह से डोमिनर 400 को भी कोई भी मैं बिगिनर राइडर को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी हाथ को कोई भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस बाइक पे सेट कर लोगे यानी 160-200cc टाइप्स की, तब आप डोमिनर 400 पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत लोग जो न्यू बाइक खरीदना चाहते हैं वो लोग मेरे से बोलते हैं कि कौन सी वैसी बाइक खरीदे जो कि क्रूजर सेगमेंट में आओ भी काफी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ मिले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्रूजर बाइक्स तो आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वैसी क्रूजर बाइक आपके लिए खरीदना सही रहती है जिनमें की आपको पावर मिलती है लेकिन उतनी ज्यादा ब्रूटल नहीं मिलती है, जैसे कि एवेंजर सीरीज हो गई, क्लासिक 350, ये सब टाइप्स की बाइक्स हो गई। तो यहाँ 5th नंबर में आपको 2 ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो की एक क्रूजर एक हल्की कैफे रेसर टाइप की है, लेकिन ये जो दोनों बाइक से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और काफी ज्यादा ब्रूटल एक्सेलरेशन इनमें मिलता है। लगभग 6 से 7 सेकंड में ये जो दोनों बाइक से 100 की स्पीड को अचीव कर लेती है। तो यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ RE 650 ट्विंस के बारे में, यानी कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में और इंटरसेप्टर 650 के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 6 से 7 सेकंड में ये दोनों बाइक से लगभग 100 की स्पीड को टच कर देती है। वैसे एग्जैक्ट मेरे को फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन इसी टाइम ब्रैकेट में ये दोनों बाइक से 100 की स्पीड तक चली जाती है। तो ये टाइम स्टैम्प सुन के आप लोग समझिएगा कि ये जो दोनों बाइक्स हैं इनमें आपको कितना ज़्यादा अच्छा इंस्टेंट पिकअप मिलता है और ये दोनों जो बाइक्स है कितनी ज़्यादा तेज भागती हैं।
और दूसरी बात ये भी है कि डोमिनर 400 जैसी ये भी जो दोनों बाइक्स है काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। इन दोनों बाइक्स का भी जो कर्व वेट है लगभग 200 kg के आसपास जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई एग्जैक्ट फिगर्स बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको रफ फिगर्स बता रहा हूँ। तो इसी की वजह से अगर 200 kg की बाइक्स को आप एज अ बिगिनर राइडर के तौर पर ले लेते हो तो वो सब बाइक्स में भी अगर आपका कंट्रोल खो बैठता है तो वो सब बाइक्स को भी आपको संभालने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है। इसी की वजह से एज अ बिगिनर राइडर ये दोनों बाइक्स भी आपके लिए सही नहीं रहती है। और वही बहुत लोगों का ऐसा थिंकिंग है क्लासिक 350 और 100 बट 350 ऐसी टाइप्स की बाइक्स चलाने के बाद की रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स है उनमें उतना ज़्यादा पिकअप नहीं मिलता है। लेकिन वो सब जो केस है सिर्फ वही सब बाइक्स के साथ लिमिटेड है। यहाँ पे जो केस ये बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म है, नया इंजन है, नया यहाँ पे बॉडी डिजाइन किया गया है। तो इसी की वजह से ये जो दोनों 650 ट्विन से बाद बाकी रॉयल एनफील्ड की बाइक से काफी ज्यादा अलग परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती है। अब दोस्तों फोर्थ नंबर में फिर से पहुंच गए एक 300cc बाइक के पास और वहीं इस बाइक का नाम है टीवीएस अपाची RR310। तो टीवीएस अपाची RR310 ये जो न्यू BS6 वाली आई है इसमें लोगों के लिए एक अच्छी बात क्या हो गई है कि जिन लोगों को हल्का फुल्का भी एक्सपीरियंस है वो इस बाइक के साथ जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि RR310 के साथ जाने को। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो ये जो बाइक है इसमें अब आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं और राइडिंग मोड्स की वजह से यहाँ पे जो इस बाइक की पावर फिगर्स है वो समय समय पे ऑल्टर होते रहती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस कभी मिलती है कभी कम परफॉर्मेंस मिलती है। तो जिन लोगों को थोड़ी बाइक की एक्सपीरियंस हो गई है वो RR310 के साथ जा सकते हैं और वो लोग चाहे तो ये जो बाइक है इसको रेन और अर्बन मोड में चला सकते हैं क्योंकि वो जो दोनों राइडिंग मोड्स है उस राइडिंग मोड्स में ये जो बाइक की पावर वो 10 bhp से डाउन हो जाती है और 10 bhp जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर है। और बाद बाकी स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में ये जो बाइक की फुल पावर है वो ऑन हो जाती है, यानी 35 bhp की पूरी बाइक की जो पावर है वो आपको डिलीवर होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जिनको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है वो तो इस बाइक के साथ जा सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में ये दोनों मोड्स पे वो लोग राइड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही कम एक्सपीरियंस या फिर जिन लोगों को एकदम ना के बराबर एक्सपीरियंस है तब ये जो बाइक है ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए RR310 भी जो है एज अ न्यू बिगिनर राइडर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। पहले जो BS4 मॉडल आती थी उसको तो और नहीं करता था क्योंकि उसमें राइडिंग मोड्स नहीं आती थी, लेकिन अब ये वाली RR310 में राइडिंग मोड्स आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को एक तरह की बेनिफिट मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड में बात करें क्वाड लीटर सेगमेंट की बाइक के बारे में, यानी एक 250cc सेगमेंट की बाइक के बारे में और वहीं इस बाइक का नाम है यामा FZ25। तो बहुत लोग यहाँ पे इस बाइक का नाम सुनने के बाद अब यही चीज बोले कि भला ये जो बाइक है ये इस लिस्ट में क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि ये जो बाइक है इसका मिड एंड परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो पीक टॉर्क है वो आपको सिर्फ 6000 RPM पे ही मिल जाता है। तो 6000 RPM यानी काफी अर्ली आपको इस बाइक की जो पूरी टॉर्क है वो डिलीवर हो जाती है, जिसकी वजह से ये भी जो बाइक की पिकअप है वो काफी ज्यादा आपको अच्छी मिलती है। और बस इसी की वजह से ये जो बाइक है डायरेक्टली बिगिनर राइडर के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। लेकिन इस बाइक में इस चीज़ की वजह से आपको एक बेनिफिट मिलती है कि इतना जल्दी इसका जो पीक टॉर्क है वो डिलीवर हो जाता है और इसी की वजह से इस बाइक की जो सिटी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलती है, मतलब काफ़ी इंस्टेंट पिकअप मिल जाती है। साथ ही में इस बाइक में हाईवे में भी कोई कमी नहीं मिलती है, सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स की जगह कंपनी को उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देनी चाहिए थी। सो एनीवेज अभी हम लोग स्पेसिफिकेशंस पे बात नहीं कर रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बाइक है इसको आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको हल्की फुल्की एक्सपीरियंस होनी जरूरी है। अदरवाइज ये भी जो बाइक है अगर आप लोग थ्रॉटल को एक बार में ले लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड बाइक है यहाँ पे हम लोग फिर से बात करें एक 250cc बाइक के बारे में और वहीं ये जो बाइक ही आती है KTM की तरफ से। इस बाइक का नाम है KTM Duke 250। तो जैसे कि मैंने आपको KTM RC सीरीज में बता ही दिया कि KTM की जो बाइक थी वो जानी ही जाती है अपने इंस्टेंट पिकअप के लिए, अपनी ब्रूटल एक्सेलरेशन के लिए, सिवाय कुछ के। तो KTM Duke 250 ये भी कोई डिफरेंट नहीं, ये भी बाइक का जो एक्सेलरेशन ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और वहीं 250cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंस्टेंट पिकअप यही बाइक में आपको मिलता है। तो इसलिए अगर आपको कोई 250cc बाइक खरीदनी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जिक्सर 250 के साथ पहले जाना चाहिए, या फिर आप चाहे तो डोमिनर 250 खरीद सकते हो। वो सब जो बाइक्स है उनका भी एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा इंस्टेंट आपको इसके जैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कोई डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग मत समझिए कि उस बाइक को खराब बोल दिया इसको अच्छा बोल दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ ड्यूक 250 के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये बाइक आपके लिए कैसी रहेगी, बिगिनर राइडर्स लोग के लिए ये जो बाइक है सही रहेगी कि या नहीं। तो कोई भी अगर ऐसा मेरे को बिगिनर के तौर पे पूछता है कि भाई जस्ट मैंने 18 क्रॉस कर लिया है और अपनी लाइसेंस बनवा लिया है तो क्या मैं ड्यूक 250 ले सकता हूँ, तो मैं उन लोगों को एक ही जवाब देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई पहले से अच्छी खासी बाइक चला रखी है या फिर आप लोगों की बाइक में अच्छी खासी हाथ बैठ चुकी है तब आप ड्यूक 250 के साथ जाइए। लेकिन पहली बार में ड्यूक 250 जो है इसके साथ जाना उतनी कुछ समझदारी नहीं रहती है। तो जस्ट ऐसा मेरा ओपिनियन है इस बाइक के बारे में। यहाँ पे अगर आपको भी अपनी कुछ ओपिनियन शेयर करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अब बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों भले ही यहाँ पे अभी तक से जितनी बाइक्स के बारे में हम लोगों ने बात की उनकी जो ऑर्डर की लिस्ट है भले आपको अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक के बारे में आपको बता रहा हूँ इसको यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है
क्योंकि कोई भी बिगिनर राइडर को मैंने ये बाइक कभी भी रिकमेंड नहीं की है और ना ही मेरे को कोई भी बिगिनर राइडर को ये बाइक रिकमेंड करना पसंद आता है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर बात करें नन अदर देन ड्यूक 390 के बारे में। अब ड्यूक 390 के बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ड्यूक 390 जो है इसके बारे में आप लोगों में से सभी कोई जानते हैं। लगभग 300 से 400 सीसी सेगमेंट में यही वो जो बाइक है जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्टेंट पिकअप मिलता है। तो 300 से 400 सीसी सेगमेंट में और भी दूसरी बाइक्स आती है जिनका टॉप स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, पिकअप की बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए कि 0 to 100 सबसे पहले कौन जाएगी, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक 390 है। मात्र 5 सेकंड में ये जो बाइक है 0 से 100 चल जाती है और वहीं 0 से 130 ये सिर्फ 10 सेकंड्स में चल जाती है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस लेवल का परफॉर्मेंस ये बाइक में आपको ऑफर किया जाता है। तो बस इसी कुछ चीज़ों की वजह से ये जो बाइक है बिगिनियर राइडर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। और ये जो बाइक है हल्की सी भी एग्रेसिव लॉन्च करने पे बार बार इसकी जो फ्रंट व्हील है वो हवा में उठ जाती है, यानी व्हीली मार देती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों को भी ड्यूक 390 लेना है उन लोगों को पहले अपनी जो हाथ है उसको पूरी तरीके से सेटल करना हो किसी 160 या फिर 200 सीसी बाइक पे। तो 160 सीसी की बाइक पे अगर आप लोग हाथ सेटल करते हो तो लगभग काम चल जाएगा। लेकिन 200 सीसी की बाइक पे एक बार अगर आपकी हाथ बैठ गई तो 390 भी फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी ड्यूक 390 और यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो कि बिगिनर राइडर्स के लिए सही नहीं रहती है फर्स्ट टाइम लेने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सब बाइक्स के बारे में जो कि बिगिनर राइडर्स को नहीं लेना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो अगली वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे ये बताऊंगा कि बिगिनर राइडर्स कौन कौन सी बाइक ले सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि कौन कौन से लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।